दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे भूगोल की अगली कड़ी पर। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, आइए हम सभी लोग देखते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। पृथ्वी की गति, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, दिन और रात कैसे होते हैं, दिन रात का छोटा बड़ा होना संभव कैसे हो पाता है। ठीक है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप सभी लोग अंत तक वीडियो के और देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी की गतियों में जो है इसमें दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। एक गति होती है इसमें दैनिक गति, दैनिक गति होती है दैनिक गति, या इसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। दूसरी गति हमारी पृथ्वी में होती है, एक होती है वार्षिक गति, वार्षिक गति, और दूसरी वाली इसी गति को हम लोग बोलते हैं, वार्षिक गति को ही हम लोग बोलते हैं या परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इसको हम लोग कहते हैं या लिख के यहाँ लिख सकते हैं आप सभी लोग परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। देखिए यहीं से प्रश्न बनता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें, देखिए इससे पहले जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ वो टॉपिक थी आपका सौर मंडल के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सभी ग्रहों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज की इस क्लास में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि पृथ्वी गतियों के बारे में। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर को, जहाँ से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी गतियों के बारे में, इनको समझिए को ध्यान से आप सभी लोग। सबसे पहली बात होती है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक दैनिक गति होती है और एक वार्षिक गति होती है। इनके साथ में जो अदर नेम दिए हुए हैं जैसे परिक्रमण गति और यहाँ पे परिभ्रमण गति और घूर्णन गति, इनको भी आप लोग याद करेंगे क्योंकि परीक्षा में इनको भी पूछ लेता है। देखिए सबसे पहली बात करता है कि दैनिक गति के कारण क्या होता है। तो देखिए दैनिक कार्य का मतलब होता है कि जो कार्य हम लोग रोज रोज कंप्लीट करते हैं उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक कार्य करते हैं। यानी कि देखते हैं कि हमारे इस ग्रह पे जो पृथ्वी पर हम लोग हैं इस पर रोज रोज क्या होता है, तो रोज रोज आपका दिन और रात होता है। यानी कि दैनिक गति के कारण जो है क्या होता है, दिन रात, दिन व रात, दिन रात का होना। यानी कि दैनिक गति के कारण ये होता है कि दिन रात का होना संभव हो पाता है। अब इसमें प्रश्न ये भी करता है कि दैनिक गति न दे करके घूर्णन गति देता है कि दिन रात का होना कैसे संभव हो पाता है, तब आप ठीक करेंगे घूर्णन गति के कारण होता है। अगर प्रश्न में घूर्णन गति न दे करके परिभ्रमण गति दे दे तब क्या ठीक करेंगे आप लोग, परिभ्रमण गति। अब इसमें परिक्रमण में और परिभ्रमण में आप लोग अंतर समझिए। देखिए आप लोग मंदिर जाते होंगे कहीं पर पूजा करने के लिए, तो जाने के बाद उस मंदिर पे आप लोग किसी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। तो परिक्रमा से हम सभी लोग परिक्रमण को समझ सकते हैं। यानी कि किसी के चारों ओर घूमने की जो गति है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। और जब अपने अक्ष पे खुद घूमा जाए अपने चारों तरफ अपने अक्ष पे, तो उसे हम लोग कौन सी गति कहेंगे, परिभ्रमण गति कहेंगे। यानी कि परिभ्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन रात का होना संभव होता है। वार्षिक गति के कारण क्या होता है, वार्षिक गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, इसके कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन। दूसरा चीज देखेंगे, दिन रात छोटा बड़ा होता है। दिन रात छोटा बड़ा होना कैसे संभव हो पाता है, यानी कि इसी कारण वार्षिक गति के कारण ये भी होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना संभव होता है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो है ये ऋतुओं का परिवर्तन होना भी संभव होता है। तो छात्रों ये सारी बातें हैं आपका कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। अब हम लोग अगली जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये है कि कब हमारे कर्क रेखा में दिन रात छोटा बड़ा होता है, कब मकर रेखा में दिन रात छोटा या बड़ा होता है, इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप सभी लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक चित्र के माध्यम से आप सभी लोग समझेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग ऋतुओं का परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन चक्र। हेडिंग बना लीजिए ऋतु परिवर्तन चक्र। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। देखो ये बीच में आपका सूर्य है जो चमकता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ और हमारी पृथ्वी को ये प्रकाशमान करता है। यहां पर हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये है 0 डिग्री। ठीक है, यहां भी पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग और इस चित्र को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, इधर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, ये सूर्य है आपका जो चारों तरफ प्रकाशमान करता है सबको। ये है आपकी पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारी उत्तरी गोलार्ध में इस 0 डिग्री से ऊपर का ये इलाका आप लोग जानते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री से नीचे का ये जो इलाका ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। आइए देखते हैं हमारी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर बसंत ऋतु होता है। क्या होता है? बसंत ऋतु होता है। और यहाँ पर क्या होता है? शरद ऋतु होता है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ पर जो समय होती है वो 21 मार्च का होता है। 21 मार्च का होता है। यहाँ पर सर्वत्र दिन रात एक समान होता है। एक समान होता है। सर्वत्र दिन रात एक समान होता है। ये जो समय होती है 21 जून की होती है। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यह सूर्य से विपरीत है और यह उत्तरी गोलार्ध यह सूर्य के सामने है। तो जब सूर्य के सामने उत्तरी गोलार्ध होगी तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। इसी कारण जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और इस उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 23.5 डिग्री पे, ये जो 23.5 डिग्री है, इस 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। किस दिन? 21 जून को। और 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप नोट कर लेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता है और हम सभी लोग यहाँ आते हैं। जून से हम लोग समझना शुरू करें। देखिए, जून के महीने में हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी होती है, क्या होती है? गर्मी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तब ठंडी होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? विपरीत दिशा में। अब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? क्या बताएंगे? 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। अब पूछता है कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत किस दिन चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और यह समय होती है 23 सितंबर की। कौन सी समय होती है? 23 सितंबर की। 23 सितंबर में हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के बाद ठंडी का आगमन होता है। यानी कि यहाँ पर जो ऋतु होती है वो शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है?
शरद ऋतु होती है, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के दिन जो है सर्वत्र दिन रात एक समान रहता है, एक समान रहता है। नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन हमारी उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं, लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर हम कहेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है। ये बात आप सभी लोग कहेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न भी पूछता है कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात किस समय एक समान होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात की अवधि क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर के समय क्या होता है कि हमारी ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य से विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध ये सूर्य के सामने होती है। अब जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होगी तो इस दक्षिणी गोलार्ध में इस 23.5 डिग्री पर यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या करेंगी, लंबवत पड़ेंगी। यानी कि जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, और हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस समय ठंडी का मौसम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अब 22 दिसंबर के दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर के दिन हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कब हमारे यहाँ छोटा दिन होगा, तो 22 दिसंबर को। कब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ छोटा दिन होता है, लेकिन लोग 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, ऐसा नहीं है। 22 दिसंबर के बाद हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि दक्षिण, अब यहाँ आप लोग नोट करिएगा, देखिए जब प्रश्न पूछेगा कि किस दिन सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उत्तर होगा 21 जून। कब हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है अवधि के अनुसार, तब होगा 21 जून यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। कब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है अवधि के अनुसार, तो 22 दिसंबर। कब छोटा दिन होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में अवधि के अनुसार, तब होगा 22 दिसंबर। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब एक समान होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से और इस टॉपिक से बनते हैं। जितनी बातें मैं इसमें बोला हूँ आप एक एक करके सबको लिख डालेंगे। ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर आपका 23.5 डिग्री होगा ये, और नीचे होगा यहाँ पे 23.5 डिग्री। तो नीचे वाली जो रेखा है मकर रेखा हो जाएगी, और ऊपर वाली ये कर्क रेखा है, ठीक है ना, कर्क रेखा। सब में आप लोग देख लेंगे, यन के बाद की जो रेखा होगी ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये वाली मकर रेखा है। यहाँ पर ये कर्क रेखा है, और ये आपका मकर रेखा। इसको आप लोग जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। यहाँ भी हो जाएगी कर्क रेखा, ये हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है। तो छात्रों ये सभी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 2-4 प्रश्न नहीं बनते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जितनी मैंने बात कही है उतनी बातें आप लोग नोट करेंगे और उसे आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज कि आप लोग प्रैक्टिस लगातार करिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से प्रैक्टिस को आप सभी लोग जारी रखिए, ठीक है। और मैं लगातार आप सभी लोगों के लिए एक एक जो सेट लेकर आ रहा हूँ। अभी कल जो है स्टैटिक जीके की जो वीडियो मिली उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है अपना रोल निभाया, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बहुत बढ़िया रहा है। तो मुझको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे इस बार, क्योंकि आप लोग तैयारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। छात्रों ये रहे आज के महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते हैं। और अब मुझको आप सभी लोग इजाज़त दीजिए, फिर ऐसे ही मिलेंगे आप सभी लोगों से कुछ नए नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।